ने जो है वो फ्रैक्चर की बेसिक स्टेजेस पढ़ ली। अब हम लोग देखेंगे कि बोन हीलिंग की क्या स्टेजेस होती हैं, फ्रैक्चर के बाद बोन हीलिंग किस तरह से होती है। बेसिक से स्टेजेस हैं जो ऑलरेडी हम हज़ारों दफ़ा पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर एक बार उसको रिव्यू करना ज़रूरी है। अब सबसे पहले हमारे पास होती है इन्फ्लेमेटरी स्टेज। हमें पता है जब भी कोई फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पर मौजूद होती है ब्लड वेसल्स। उन ब्लड वेसल्स की वजह से जो ब्लीडिंग होती है तो फिर अल्टीमेटली उस ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, वहाँ पर हीमाटोमा फॉर्मेशन हो जाती है। हीमाटोमा फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ पर डिफरेंट साइटोकाइंस, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आ रहे होते हैं जो कि वहाँ पर प्रोलिफरेशन कॉज करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, ऑलरेडी हमें पढ़ा है। फिर सेल्स आते हैं, प्रोलिफरेट होने के बाद वो डिफरेंशिएट होते हैं इनटू द ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। हमें पता है कि दूसरी स्टेज पर स्टार्ट होती है जिसको हम रेपरेटिव फेज कहते हैं। रेपरेटिव फेज के अंदर वहाँ पर क्या होती है, कैलस फॉर्मेशन। कैलस फॉर्मेशन से मुराद सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको बताऊँ तो एक रफ बोन होती है जिसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे फिर हमारे पास 3 पे हमारे पास आती है रीमॉडलिंग फेज। ये जो कैलस फॉर्मेशन हुई थी, एक रफ कैलस फॉर्मेशन हुआ था, फिर वो जो है वहाँ पर मौजूद जो है ना बोन का स्ट्रक्चर ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा बोन जो है वो रीसॉर्ब हो जाएगी और बोन की कंसोलिडेशन है, रीमॉडलिंग होगी। इनको जरा हम डिटेल में पढ़ते हैं। इन्फ्लेमेटरी फेज बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है बुक के अंदर छोटे से पैराग्राफ के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास फेज इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर 2-4 बातें इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रेपरेटिव फेज। बेसिकली वो कहते हैं कि रेपरेटिव फेज के अंदर जो है ना वो बोन हो जाती है रेडियोल्यूसेंट। हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक होती है रेडियो डेंस और दूसरी हमारे पास रेडियोल्यूसेंट है। जो हमारे पास नॉर्मल बोन होती है ना, वो जिस बोन के अंदर कैल्शियम कंटेंट अच्छा होता है वो हम लोगों को एक्सरेज के ऊपर जो है वो वाइट अपीयर करती है, जबकि रेडियोल्यूसेंट बोन ऐसी बोन होती है जो कि हमारे पास जब वाइट अपीयर करती है उसको हम रेडियो डेंस कहते हैं। लेकिन हमारे पास अगर जो है वो क्या अपीयर करे, ब्लैकनिंग हो जाए, वहाँ पर जो है वो थोड़ी सी डार्क अपीयरेंस दे दे, तो उसको हम लोग कहते हैं दिस इज रेडियोल्यूसेंट। ठीक है, अब हमारे पास वो कहते हैं कि जो हमारे पास फिर अल्टीमेटली जब कैलस वहाँ पर बन गया था, फिर वो कैलस जो है वो मिच्योर होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर ओस्टियोक्लास्ट जो है वो क्या बनाना शुरू हो जाते हैं। ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट दो तरह के वहाँ पर सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जो कि बोन और कार्टिलेज रिस्पेक्टिवली जो है वो बना रहे होते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ से बुक से पढ़ाती हूँ। नंबर 1 पे उसने हम लोग को जो इन्फ्लेमेटरी फेज बताया है, इन्फ्लेमेटरी फेज के अंदर उसने बताया है कि कोर्टिकल बोन और शाफ्ट ऑफ बोन फ्रैक्चर होती है, टीनी ब्लड वेसल्स टाइनी वहाँ पर जो है वो क्या होती है, टोन हो जाती है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होती है और वहाँ पर नॉर्मल क्लॉटिंग होती है, हीमाटोमा फॉर्मेशन होती है और ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है कि कितना सीवियर फ्रैक्चर है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है रेपरेटिव फेज। इसके अंदर वो कहते हैं कि हीलिंग स्टेज होती है, हीमाटोमा के अंदर ऑस्टियोजेनिक सेल प्रोलिफरेट करते हैं और फिर वो अल्टीमेटली एट दिस स्टेज कैलस डज नॉट कंटेन बोन एंड इज देयरफॉर रेडियोल्यूसेंट। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे जैसे कैलस मिच्योर होती है वहाँ पर ऑस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज बनाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट जो है ना वो बोन बनाते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है रीमॉडलिंग फेज। रीमॉडलिंग फेज के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है बोन क्लिनिकल हील हो रही है और दूसरी बोन जो है वो हमारे पास जो है वो रेडियोलॉजिकली हील हो चुका है। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहले क्लिनिकल यूनियन क्या है। क्लिनिकल यूनियन से मुराद है कि हम लोग को जब बोन को देख रहे होते हैं ना तो ऊपर अपेरेंटली हमें कोई डिफॉर्मिटी नज़र नहीं आती, लेकिन अभी बोन के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो आपस में जुड़ गए होते हैं, लेकिन अभी फ्रैक्चर लाइन हम लोगों को अपीयर नज़र आ रही होती है, मतलब फ्रेगमेंट्स आपस में जुड़ गए हैं लेकिन वो एक फ्रैक्चर लाइन हम लोग को वहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। क्लिनिकली यूनाइटेड बोन नो लॉन्गर मूव्स, मतलब वो मूव नहीं कर रही होगी, यूनियन हो चुका होगा या हो रहा होगा। इमोबिलाइजेशन इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। इस स्टेज में हम लोग को वहाँ पर मौजूद इमोबिलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मोशन इज अलाउड विद क्वेश्चन। ठीक है, स्टिल हम लोगों को चूंकि बोन अभी बन रही होती है तो हम लोग को वहाँ पर जो है वो मूवमेंट को ध्यान से करना पड़ता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है रेडियोलॉजिकल यूनियन की क्या स्टेज है। वो कहते हैं कि जब कैलस को एक प्रॉपरली लैमिनर बोन रिप्लेस कर चुकी होती है। लैमिनर बोन हमें पता है कि मैट्रिक्स होता है बोन का, जो है ना बोन फ्रेगमेंट्स जो है वो प्रॉपरली अरेंज हो चुके होते हैं। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों को वो कहता है कि कोई भी जो है ना फ्रैक्चर लाइन विजिबल नहीं होती और बोन मुकम्मल तौर पे जो है वो हील हो चुकी होती है। ठीक है, उसके बाद हमें वो कहते हैं कि ना ये डिपेंड करती है कितनी देर में मॉडलिंग होगी, रीमॉडलिंग होगी। ये डिपेंड करता है कि पर्सन की बोन हेल्थ क्या है, उसकी एज क्या है और किस तरह का फ्रैक्चर हुआ था। चिल्ड्रन के अंदर वो कहते हैं कि 4 to 6 वीक्स लगते हैं अगर रिजिड इंटरनल फिक्सेशन हो चुकी है। फिर जो एडोलेसेंट होता है उसके अंदर वो कहते हैं 6 to 8 वीक्स लगते हैं और एडल्ट के अंदर 10 to 18 वीक्स के अंदर बोन जो है वो हील हो जाती है। ये हम लोगों ने कॉर्टिकल बोन हीलिंग पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कैल्सिनियस बोन हीलिंग। वो कहता है कि हमारे पास इसके अंदर क्या होती है, एक तो ये कि इंटरनल कैलस फॉर्मेशन होती है और वो कहते हैं कि इसके अंदर जो है ना कंप्रेशन फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये जो बोन है ना इसकी हीलिंग थोड़ी सी फास्ट होती है क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है ना वो थोड़ी सी क्या होती है, बेहतर होती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये पोरस बोन होती है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर एक तो पोरस बोन होती है, इसलिए वहाँ पर इंटरनल कैलस फॉर्मेशन होती है और दूसरा ये कि ब्लड सप्लाई इसकी थोड़ी अच्छी होती है।
उसके बाद ना हमारे पास नेक्स्ट पे आता है एपिफाइजल प्लेट हीलिंग। सिंपल सी बात है कि एपिफाइजल प्लेट के अंदर जब फ्रैक्चर होगा तो उसके अंदर बोन ग्रोथ डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगे और वहाँ पर बोनी डिफॉर्मिटीज प्रेजेंट होंगी, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल क्या है? मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल में हम लोगों ने ना इसकी 4 चीज़ें देखनी है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमने कंसीडर करने होते हैं। एक तो ये कि कितने टाइम के लिए उसको इमोबलाइज करना है बोन को, वहाँ पर मौजूद लोकल टिश्यूज़ का रिस्पॉन्स क्या था, और फिर हम लोगों ने उसको कैसे बैलेंस करना है, पेन है, मसल गार्डिंग है, मसल वीकनेस है, रेंज ऑफ मोशन कम है, उसको हम लोगों ने कैसे रिड्यूस करना है। मोबिलाइजेशन इमोबिलाइजेशन इन बेड किस तरह से करनी है, अगर ज़रूरत है तो, अगर लोअर लिम्ब के फ्रैक्चर है तो फिर फ्रैक्चर की अडेप्टेशन किस तरह से होगी। और फिर मैनेजमेंट के लिए हमारे बुक के अंदर 2 टेबल हैं, हम उन दोनों टेबल्स को ही इसमें स्टडी करेंगे। हमें पता है कि जब भी हम किसी चीज़ की मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो हमारे पास उसकी स्टेजेस होती हैं। अब स्टेजेस में हम लोग कहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम, मिनिमम और मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज होते हैं, जबकि इसके अंदर हम लोगों ने कहना है कि हमारे पास 2 तरह की मैनेजमेंट होती है। एक तो ये पोस्ट फ्रैक्चर और पीरियड ऑफ इमोबिलाइजेशन होता है, ठीक है। दूसरी बात, इमोबिलाइजेशन के बाद आप लोगों ने किस तरह से उसकी मैनेजमेंट करनी है। अच्छा देखिए, फ्रैक्चर हो गया, पेन को क्या क्या इंपेयरमेंट होगी, हमें पता है कि इंपेयरमेंट्स क्या हो सकती हैं। एक तो इन्फ्लेमेशन होगी, वहाँ पर स्वेलिंग मौजूद होगी, मसल एट्रोफी होगी, कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन होगी जब हम उसको इमोबिलाइज कर रहे होंगे, कार्टिलेज डिजनरेशन होगी और सर्कुलेशन इमोबिलाइज एरिया के अंदर ऑब्वियसली कम हो जाएगी। फिर वो कहते हैं कि ओवरऑल बॉडी वीकनिंग होगी और कॉम्प्लिकेशन होगी, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो अगर डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के चांसेस होंगे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस होंगे, निमोनिया के चांसेस होंगे, ठीक है, अदर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होंगे, लिमिटेड एक्टिविटी और रिस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन इन एडीएल, आईएडीएल, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अब हमने पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है? पहले तो पेशेंट को एजुकेट करना है, उसको हम लोगों ने फंक्शनल एडेप्टेशन बतानी है, और फिर हम लोगों ने उसको कहना है कि आपने किस तरह से एम्बुलेट करना है। और बेड मोबिलिटी से क्या मुराद है कि आपने बेड में किस तरह से उठना, बेड में किस तरह से रोलिंग करनी है, आपने जो है वो साइड किस तरह से चेंज करनी है, वो सब चीज़ें उसको हमने बतानी है। और सेफ एम्बुलेशन से क्या मुराद है कि चलना फिरना आपने किस तरह से और क्या क्या क्वेश्चन आपने लेनी है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट को ड्यूरिंग एक्यूट पीरियड कम करने के लिए हमें पता है कि आइस राइस थेरेपी हमारे पास होती है जो हम यूज़ करते हैं। आइस करेंगे और उस पार्ट को एलिवेट कर देंगे। मोबिलाइजेशन के इफेक्ट को, इमोबिलाइजेशन के इफेक्ट को कम करना है, जो कि हमें पता है कि वहाँ पर मसल एट्रोफी होगी, कार्टिलेज डिजनरेशन होगी, सर्कुलेशन कम होगी, तो उसके लिए हम लोग इंटरमीडिएट मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे और इस तरह से एक्सरसाइज कराएंगे कि वो पेन को इलिसिट ना करें। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कराएंगे उन जॉइंट्स की जो कि अबव हैं और बिलो हैं टू द फ्रैक्चर साइड। फॉर एग्जांपल, अगर एल्बो पे फ्रैक्चर हुआ है तो हम रिस्ट की इन न्यूट्रल पोजीशन और हमारे पास जो शोल्डर है उसकी स्कैपुलर प्लेन के अंदर मूवमेंट्स कराते हैं, ठीक है। उसके बाद इफ़ द पेशेंट इज कन्फाइंड टू बेड, मेंटेन रेंज ऑफ मोशन। अगर पेशेंट में बेड है तो उसमें हमने किस तरह से रेंज ऑफ मोशन करनी है, तो रेंज ऑफ मोशन हम उन एरियाज की करते हैं जो इमोबिलाइज नहीं है, ठीक है। और फिर हम लोग रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस कराते हैं मेजर मसल ग्रुप की, वो वाले जो कि हम लोगों ने इमोबिलाइज नहीं किए हुए हैं, ताकि अगर फ्यूचरली एम्बुलेट करना है, क्योंकि हमने पेशेंट को आगे के लिए भी तो तैयार करना है ना। अगर पेशेंट का लोअर लिम्ब का फ्रैक्चर हुआ, हिप का फ्रैक्चर हुआ, तो हम ज़रूरी है कि उसकी नी पे मूवमेंट्स कराएं, उसकी एंकल पे मूवमेंट्स कराएं, उसकी अपर एक्सट्रीमिटी पे मूवमेंट कराएं, पर्टिकुलरली शोल्डर्स पे मूवमेंट कराएं। अगर पेशेंट को हम लोगों ने क्रचेस पे लेकर आना है तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास है कि भाई अब इमोबिलाइजेशन हो गई है, इमोबिलाइजेशन के बाद आप लोगों ने किस तरह से उसको करना है, ठीक है। वो कहते हैं इसमें पेन होगी मूवमेंट के साथ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पेन कम हो रही होगी, रेंज ऑफ मोशन कम होगी, जॉइंट प्ले कम होगा, स्कार टिश्यू एडहेजन फॉर्मेशन होगी और स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस कम होगी। इस सब चीज़ों को अब हमने डील करना है। पहले तो आपने पेशेंट को एजुकेट किया, उसको बताना है लिमिटेशन क्या है आपकी, तब तक कि मुकम्मल तौर पर फ्रैक्चर साइट हील हो जाएगी, ठीक है। हमें पता है कि जब हमारे पास क्लिनिकल यूनियन हो जाता है उसके बाद हमें इमोबिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बोन को भी रेडियोलॉजिकल हील होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो उस टाइम के हम लोगों ने पेशेंट को वो एजुकेट करना है। फिर हम लोगों ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, मतलब मूवमेंट हम लोगों ने बिल्कुल कॉशन से करनी है, पार्शियल वेट बेरिंग करवानी है लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर और नॉन स्ट्रेसफुल एक्टिविटी करानी है अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर। फिर हम लोगों ने एक्टिव एक्सरसाइजेस, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन इनिशिएट करनी है और जेंटल मसल मल्टी एंगल जो है वो आइसोमेट्रिक्स करनी है, इस तरह के मूवमेंट्स करानी है जो कि पेन को इलिसिट ना करें। फिर हम लोगों ने क्या करना है, इंक्रीज जॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलिटी, जिसके लिए हम लोगों ने, अगर हम लोगों ने मोबिलिटी इंक्रीज करनी है, हमें पता है मोबिलाइजेशन के होते हैं 4 ग्रेड, 1 2 3 4। जो पहले दूसरे ग्रेड होते हैं ये पेन को रिड्यूस करने के लिए होते हैं, जबकि ग्रेड 3 और ग्रेड 4 जो हमारे पास होते हैं, या फिर किसी दूसरी वाली एक के अंदर 4 हैं और एक के अंदर 3 ग्रेड, जैसे कैल्टन बोन के अंदर आई गेस 3 होते हैं और जिसमें थर्ड ग्रेड होता है वो स्ट्रेचिंग के लिए। तो 3 और 4 जो ग्रेड्स होते हैं वो हमेशा स्ट्रेचिंग के लिए होते हैं या फिर मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए होते हैं। तो जॉइंट प्ले स्ट्रेचिंग टेक्निक्स हम लोगों ने यूज़ करनी है ताकि मोबिलिटी इंक्रीज हो सके, ठीक है, और मसल स्ट्रेचिंग वगैरह करानी है। फिर हमारे पास आता है कि क्या है, इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड मसल इंड्योरेंस। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कराएंगे जब बोन हील होगी। फिर हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता रेंज ऑफ मोशन के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने रेजिस्टिव और रिपीटेटिव एक्सरसाइजेस के ऊपर आ जाना है। अब हम लोग लास्ट पे काम करेंगे कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस के ऊपर, एरोबिक एक्सरसाइजेस कराएंगे, ठीक है, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस कराएंगे। वो कहते हैं कि कोई स्ट्रेच रेजिस्टिव फोर्स आपने जॉइंट्स के ऊपर नहीं लगानी है, कोई कंप्रेशन शेयर फोर्सेज नहीं लगानी है, ठीक है। और वो कहते हैं प्रोटेक्टेड वेट बेरिंग आपने जो है वो यूज़ करनी है, ठीक है। ये बस टेबल हम लोगों ने करने हैं मैनेजमेंट के। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों को एक
एक चीज़ याद रखनी है कि एबनॉर्मल बोन हीलिंग से क्या मुराद है। एबनॉर्मल हीलिंग से मुराद ये है कि अगर प्रॉपर्ली इमोबिलाइज उस पार्ट को नहीं किया गया, जो कि एल्बो के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो हम लोग उसके अंदर 3 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मेल यूनियन हो सकता है, डिलेड यूनियन हो सकता है, या नॉन यूनियन हो सकता है। मेल यूनियन से मुराद है बोन गलत जुड़ गई है अनसेटिस्फैक्टरी पोजीशन के अंदर। डिलेड यूनियन से मुराद है कि बोन को नॉर्मल जो है वो ज़्यादा टाइम लग रहा है, नाम से पता चल रहा है हील होने में। फिर हमारे पास नॉन यूनियन है कि बोन कंप्लीटली हील हो ही नहीं रही। जैसे कि हमारे पास जो है वो कहते हैं कि हमारे पास एक तो ये नॉन यूनियन ये भी हो सकता है कि बोनी यूनियन वहाँ पर कंप्लीट नहीं हो सकता है, कि वहाँ पर फाइब्रस यूनियन हो, या फिर हमारे पास सीडो आर्थोसिस हो, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो है वो बोन यूनियन ना हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कहते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से फ्रैक्चर की जो है ना कॉम्प्लिकेशंस होंगी, क्या क्या हो सकती है। स्वेलिंग हो सकती है, फिर हमारे पास फैट एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है, स्किन अल्सरेशन हो सकता है, ऑब्वियसली वहाँ पर स्किन डैमेज होंगे। फिर हमारे पास और अगर हम लोगों ने जो है वो वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि सिस्टेमिक या लोकल हो सकता है, रीफ्रैक्चर हो सकती है, डिलेड यूनियन और मेल यूनियन हो सकता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 11। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2-4 चीज़ें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोगों ने पढ़ ली हुई है। मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, फाइब्रोमियाल्जिया, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर डिफरेंस, और फ्रैक्चर की मोबिलाइजेशन के स्टेजेस जो हैं वो क्या होंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर नंबर 12 जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।